और शुरुआत करें, आपको बताएं योगी राज में कौन आग लगाने की कोशिश कर रहा है और क्यों। उससे पहले आपको दिखाता हूं योगी राज का भौकाल, कैसे डॉन माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। योगी की पुलिस पहुंची है, वो तस्वीरें सबसे पहले देखिए, जरा दिखाइए फुल स्क्रीन को, तस्वीरें दिखाइए, सुनिए, एम्बियंस उठाइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तार पर योगी का हथौड़ा चला है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है, उसके लिए मुनादी हो रही है, लाओ लश्कर पुलिस ही पुलिस आपको नजर आ रही है। ये मुनादी हो रही है और 15 करोड़ की संपत्ति अफजाल अंसारी की कुर्क कर दी गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के एम्बियंस दीजिए, एम्बियंस बढ़ाइए। के अनुपालन में गंगेश्वर आयुक्त के अध्यक्ष अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी ग्राम यूसुफपुर थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर ग्रिड हटाइए नीचे। थाना भावरपुर जनपद गाजीपुर की अराजी संख्या 259 रकबा 2.506 हेक्टेयर, अराजी संख्या 24/7/2022 को। और आपको बताऊं, मुख्तार की पत्नी और बेटा फरार है और योगी की पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। तो योगी माफिया और डॉन का पूरा हिसाब कर रहे हैं, लेकिन योगी राज में कोई है जो आग लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो दंगा भड़काने की कोशिश और साजिश रच रहा है। आखिर कौन है? कौन है जिसे योगी आदित्यनाथ के राज में आखिर शांति पसंद नहीं है? कौन है जिसको ये गले नहीं उतर रहा है कि योगी के राज में अमन बरसे और अमन रहे? इसलिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं दंगा भड़काने की शुरुआत कहां से हो रही है। मैप दीजिए जरा, मैप दिखाइए। पहला मैप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन है उत्तर प्रदेश में जो चाहता है आग लगे? सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, देखिए बिजनौर से। ये साजिश, ये बिजनौर से तस्वीरें सामने आई है, देखिए जरा। मजार तोड़ दी गई है, मजार तोड़ दी गई है और चूर चूर कर दी गई है पूरी मजार। जानबूझकर ऐसा किया गया, लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए यह कोशिश की गई। मजार तोड़ दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए। न सिर्फ मजार तोड़ी गई बल्कि चादर, ये देखिए, मजार पर जो चादर चढ़ाई जाती है उस चादर में भी आग लगा दी गई। आखिर कौन था जो चाहता था कि उत्तर प्रदेश का अमन चैन सब छीन लिया जाए? ये उस चादर को जलाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब कुछ साजिशन किया गया। ये सब कुछ किसने किया? जरा अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और मजार। ये दूसरी मजार हम आपको दिखा रहे हैं, जलाल शाह बाबा की मजार है। इस मजार में भी तोड़फोड़ की गई है, ये आप देखिए। इस मजार को भी तोड़ा गया है। जिसने तोड़ा है अब उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कौन है जो योगी राज में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर प्ले कीजिए। भगवा पहने जो तस्वीर है वो प्ले करनी है प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं, आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन दोनों ने ये साजिश रची है। जरा ये रिपोर्ट देखिए आप पहले। कौन है जो योगी राज में बड़े दंगे की साजिश रच रहा है? कौन है जिसे उत्तर प्रदेश की सुख शांति रास नहीं आ रही? योगी के उत्तर प्रदेश में आग लगाने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तभी कहीं मजार तोड़ डाली गई, कहीं कांवड़ यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन योगी की पुलिस और शासन नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही है। अब कांवड़ दंगा परस्तों के निशाने पर है, लेकिन योगी भी साफ कर चुके हैं कि अगर माहौल बिगाड़ने का सोचा भी तो हिसाब किताब पूरा किया जाएगा। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं, हेलीकॉप्टर को भी देखते रहो। कांवड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना, लेकिन अगर किसी ने किसी कांवड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। तो योगी राज में साजिश कौन कर रहा है?
अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा प्लीज, ये बार बार प्ले मत करिए, आप एक बार दिखा चुके हैं, हटाइए, दूसरी तस्वीर दिखाइए। आरोपी, दो आरोपी आपने दिखा दिया, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2। अगली तस्वीर दिखाइए, कुतुब शाह की मजार। कुतुब शाह की मजार को तोड़ा गया, ये जो आप देख रहे हैं, एक और मजार को तोड़ा गया, ये भी बाकायदा एक साजिश के तहत हुआ। ये देख रहे हैं आप, मजार तोड़ी गई है, ये उस मजार की तस्वीरें हैं जिसे तोड़ा गया है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, किसने तोड़ा ये मैं आपको बताऊंगा, कौन है वो तोड़ने वाला, तोड़फोड़ करने वाला, और उसके पीछे मंशा क्या थी। आखिर इसके पीछे मंशा योगी के राज में आग लगाने की थी। देखिए सर, ये आप देख रहे हैं, ये जो शख्स आप देख रहे हैं सर पर जिसने भगवा कपड़ा डाला हुआ है, यही वो शख्स है जिसने दरअसल मजार में तोड़फोड़ की। बाकायदा भगवा गमछा पहले पहना और उसके बाद मजार को तोड़ा जाकर। मकसद ये था, कोशिश ये थी कि इस भगवा के सहारे मजार को तोड़ेंगे, उसके बाद हिंदू मुसलमान के दंगे करवा पाएंगे। अब जरा देखिए है कौन। बिजनौर में दंगे की साजिश हुई ये, और दो मुस्लिम भाइयों ने यह षड्यंत्र रचा। रविवार शाम 6 बजे ये दोनों मजार पर पहुंचते हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से ये वहां पहुंचे। दोनों में एक आरोपी ने भगवा पहना हुआ था और भगवा पहनकर मजार में तोड़फोड़ की गई। चढ़ाई जाने वाली जो चादर है, उस चादर को भी जला दिया गया। और इनसे जब पूछा गया तो कहा साफ सफाई करने के लिए आए थे, मजार तोड़ने के लिए इनसे कहा गया। इन्होंने कहा मजार तोड़ने के लिए पैसे दिए गए, यह भी इसने कहा। दरगाह भूरे शाह बाबा में तोड़फोड़ की इन लोगों ने, और जलाल शाह बाबा मजार में भी तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, कुतुब शाह की मजार में भी तोड़फोड़ की इन्होंने। 3 मजारों को तोड़ डाला गया। अब देखिए, बाकायदा शेरकोट इलाकों में ये तीनों मजार हैं। जानबूझकर तीनों मजारों को टारगेट किया गया कि मजार को तोड़ेंगे, भगवा कपड़ा सर पर लगाकर, तो दंगे हो जाएंगे। पुलिस ने सक्रियता से इसे कंट्रोल किया और दोनों आरोपी उसके बाद गिरफ्तार कर लिए गए। मजारों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी विदेश की यात्रा भी कर चुके हैं, बताया जा रहा है सऊदी अरब और कुवैत भी जा चुके हैं। यह है स्थिति आरोपियों की। लेकिन आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं और वीएचपी नेता विनोद बंसल क्या कह रहे हैं। ये देश और प्रदेश के खिलाफ एक गहरी साजिश है, जहां पूरे प्रदेश का माहौल सांप्रदायिक सौहार्द की दृष्टि से और सांप्रदायिक समरसता की दृष्टि से एक मिसाल बन करके दुनिया के सामने, देश के सामने खड़ा हो रहा है। ऐसे समय में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करना यह एक गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। एक मुस्लिम और हिंदू वेश धारण करके जाते हैं, किसी मजार को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मतलब जितनी भर्त्सना की जाए इसकी कम होगी। जो भी मतलब दोषी हैं, ये केवल 2 लोग नहीं होंगे, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी चैन होगी, क्योंकि ऐसी साजिश शायद पहली बार मुझे इस प्रकार से देखने को मिल रही है। 2 जिहादी भाईजान, 3 मजार और एक तरह का षड्यंत्र। साधुवाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिसने समय रहते इन दंगा के षड्यंत्रकारियों को पकड़ करके हवालात में अंदर कर दिया। बिजनौर में जिस तरह से मजार को वेंडलाइज करने का जो एक नाटक रचा था, भगवा बांध करके, और हिंदुओं को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा था, हिंदुओं पर हमला करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया था, उस प्रयास को रोकने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक जबरदस्त कार्रवाई की है। इसके लिए उसको साधुवाद। लेकिन साथ ही साथ हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इस्लामिक जिहादियों के षड्यंत्र कितने गहरे हैं। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इन आरोपियों को पकड़ा गया वो तस्वीर है, देखिए जरा। ये है आदिल और ये है कमाल। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। ये दोनों पहुंचे थे मजार में तोड़फोड़ करने। ये देखिए, योगी की पुलिस के शिकंजे में है। पूरी तरह से सारी साजिश निकलकर सामने आ गई और पुलिस पूरी तरह से दुरुस्त कर देगी जो करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अब आगे जिंदगी में ऐसा करने की कोशिश और हिम्मत नहीं करेंगे। आइए अब जरा आपको सुनवाता हूं
सुनिए जरा आदिल को, जो मजार तोड़ने के लिए पहुंचा था, यूपी में आग लगाने की कोशिश थी, क्या कह रहा, सुनिए जरा। या तो फिर एक ताबीज मुझे ऐसा दे दो लाके। ये क्यों जला दे, ये ये कौन लेता? इसे कोई रखी है, कोई ले ना रही है, तो क्या करूँ? जला दे क्यों? कौन कह रहा है ले ना ले, तुमने हक क्यों, किसका हक बताओ? ये चीज का मुझे इल्म नहीं। इस चीज का जलाई क्यों, जलाई क्यों? जब मेरा जला दी भाई। अब ये बताओ आगे से भी तो और पे जाना, अभी तो बहुत सारी है। और शेरकोट वाले भी आ रहे हैं। हाँ, शेरकोट वालों को बोला आ रही है, मैं फोन आया उनका, फोन करो, फोन नुकसान करा इनने। अब तो तिहाड़ में कराया, अंदर से जा रहा तो मेला के। और आइए उससे पहले मैं जरा तस्वीर दिखाता हूं कैसे प्रशासन ने फौरन, हालात खराब ना हो जाए, माहौल बिगड़ ना जाए, उससे पहले तस्वीर दिखाइए कि कैसे मरम्मत की गई है। देख रहे हैं जिस मजार में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद प्रशासन ने फौरन वहां मजदूर लगाकर मरम्मत करवाए, जिससे स्थिति बिगड़ ना जाए, माहौल खराब ना हो। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में यही योगी और योगी की पुलिस की खासियत है कि पहली कोशिश ये है कि अमन और शांति प्रदेश का ना बिगड़ने पाए। अब जरा सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। 3 जगहों पे धार्मिक स्थानों को, मज़ारों को पे तोड़फोड़ तथा वहाँ चादरों इत्यादि को जलाने की घटना की गई। पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना कारित करने वाले युवकों को पकड़ा। ये दोनों सगे भाई हैं तथा इनमें से एक व्यक्ति ने भगवा कलर का साफा भी पहन रखा था। कल के दिन ही ये घटना कारित की गई, जबकि वहाँ कांवड़ मेला बहुत ही अधिक संख्या में लोग उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। तो ये दर्शाता है कि इनकी मंशा सही नहीं थी और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की स्पष्ट साजिश थी। पुलिस के द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के कारण कोई अप्रिय घटना न तो होने दी गई। मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो मार छेद के चला गया, मेरे दिमाग का घर में कितने बताया जा रहा है कि 10 बजे तक घर में ही थे? 10 बजे तक घर पे थे। 10 क्या कह के निकले? 10 के बाद हमें पता ही नहीं चला कहाँ गए कहाँ नहीं गए, बिल्कुल गए हैं पता ही नहीं चला। हमें ये मालूम हो घर पे ही हो गई, यहाँ ही होंगे, कहीं बाहर घूम रहे होंगे। बिल्कुल दिमाग काम नहीं करा, बिल्कुल पट दिमाग है, भाई दोनों पागल हैं, दोनों पागल। क्या कोई सर्टिफिकेट है, कोई कुछ है जी? कोई प्रमाण पत्र है? वही लग। तो एक साजिश उत्तर प्रदेश में आग लगाने की बिजनौर के जरिए रची गई। दूसरी साजिश आपको दिखाते हैं जो मुरादाबाद के जरिए रची जा रही थी। देखिए चारों तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि यूपी को कैसे भड़काया और दहकाया जाए। ये देखिए अगला शहर मुरादाबाद, मुरादाबाद में किस तरह से साजिश हुई है देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इलाके से कावड़िए निकल रहे थे, बीच में खाट खड़े कर दिए गए, खाट लगा दी गई जिससे कावड़िए आगे ना जाने पाए। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर लीजिए पहले आप। ये आप देख रहे हैं महिलाएं बीच रास्ते पे खड़ी हैं, खाट लेकर खड़ी हैं, कावड़िए इस रास्ते से गुजर रहे हैं, उन्हें गुजरने नहीं दे रहे। आखिर रास्ता, सड़क, रोड किसी का हो नहीं सकता, ये सार्वजनिक संपत्ति है और उस रास्ते से कोई गुजर रहा है तो किसी का अधिकार नहीं है कि उसे रोक सके। लेकिन देखिए खाट लगाकर कावड़ियों को जाने से रास्ता रोका गया और उसके बाद माहौल खराब हो जिससे दंगे भड़के। ये कोशिश आखिर कौन कर रहा है, बड़ा बुनियादी सवाल ये है। तो आइए उसके बाद कैसे पुलिस आगे आई, पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की। देखिए मुरादाबाद में जमकर हंगामा हुआ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्लिम इलाके में जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती थी वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खाट लगाकर कांवड़ यात्रा को रोकने की कोशिश की। ये सरासर गलत और नाजायज है। कांवड़ियों का रास्ता रोक दिया गया, काफी देर हंगामा ऐसे ही चलता रहा। आपको बताऊं जरा, आपको तस्वीरें मैंने पहले दिखाई, लेकिन उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर रास्ता फिर से खुलवाया गया। इसके साथ ही पुलिस ने कानून को हाथ में लेने वालों को सख्त चेतावनी दी है। जरा सुनिए पुलिस वहां पहुंची और कैसे लोगों को समझाया। मैं अपील करता हूं कि जो भी बच्चे हैं यहां से, भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। कस्बा शेरकोट स्थित कुतुब शाह की मजार पर भी इन्होंने कुछ तोड़फोड़ पहले की थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल ये 2 भाई हैं।
इनसे पूछताछ की जा रही है। पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी समुचित धाराएं हैं उन पर सौहार्द बिगाड़ने की या अन्य जो कुछ धाराएं हैं उनकी निश्चित रूप से इस तरह की चीजों में आते विचार का आसानी से चलाएं और निश्चित रूप से इस तरह की चीजों में आते विचार का आसानी से चलाएं और निश्चित रूप से इस तरह की चीजों में आते विचार का आसानी से चलाएं। और आइए, इतना ही नहीं, एक और शहर जिसके जरिए यही साजिश रची गई। अगली तस्वीर दिखाइए, मैप प्ले कीजिए प्लीज फास्ट। और ये देखिए, ये आ गए हैं उत्तर प्रदेश और ये सहारनपुर। सहारनपुर में जो साजिश रची गई, बाकायदा एक पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया बार बार, इसलिए ताकि दंगा भड़के। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये 2017 का एक वीडियो, जिस वीडियो को नीचे तकरीर हटाइए, ये जो वीडियो है इसे वायरल किया गया। और क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए ट्रक में कावड़िए, और कहा गया इसे वायरल करके कि देखिए कैसे एक मुस्लिम शख्स पर यह ट्रक चढ़ गया। न सिर्फ ट्रक चढ़ा बल्कि कहा गया देखिए किस तरह मुस्लिम शख्स पर ट्रक चढ़ा, कावड़ियों ने हत्या कर दी। ऐसा करके इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। वीडियो कब का है? 2017 का है। तो सवाल यह है, पुराने वीडियो के जरिए कैसे यह साजिश रची जा रही है। आइए मैं आपको बताऊं इस वीडियो के जरिए कोशिश क्या हो रही है। कोशिश हो रही है सिर्फ यूपी का माहौल बिगाड़ने की, चाहे वो बिजनौर में हो, चाहे वो मुरादाबाद में हो, या फिर सहारनपुर में हो। देखिए 5 साल पुराने वीडियो को वायरल किया गया जानबूझकर। वीडियो से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 18 जुलाई 2017 को सहारनपुर का यह वीडियो है। वीडियो में शख्स कावड़ियों की गाड़ी से कुचलता हुआ दिख रहा है। वाहिद नाम का शख्स कावड़ियों के ट्रक के नीचे आ गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। क्यों? क्योंकि कावड़ियों के ट्रक के नीचे वाहिद आया था। इसलिए वीडियो वायरल होने से इलाके में माहौल बिगड़ा और जांच में शख्स के द्वारा सुसाइड के सबूत मिले हैं। जो कावड़ियों के ट्रक के नीचे 2017 में शख्स आया था, वो दरअसल आत्महत्या करने के लिए आगे आया था। एक बार फिर इस वीडियो को दोबारा वायरल किया जा रहा है और कावड़ को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस वीडियो के जरिए पुलिस ने फर्जी वीडियो को हटाने के लिए कह दिया है और सोशल मीडिया से इस वीडियो को अब तक हटाया नहीं गया। पुलिस ने आरोपियों पर बाकायदा केस दर्ज कर लिया है और 5 यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है इस मामले में। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। सहारनपुर के जो एसपी हैं सूरज राय, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। 2017 में देवबंद में एक घटना हुई थी। पिछले कुछ दिनों में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा और व्हाट्सएप पे कुछ लोगों द्वारा उस वीडियो को पुनः यह कह के वो फॉरवर्ड किया जा रहा था, पोस्ट किया जा रहा था कि ये वीडियो इस समय का है। इन लोगों को लगातार मना किया जा रहा था ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने से। कल 5 इस तरह के अकाउंट सोशल मीडिया पे चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने वापस उस वीडियो को फैलाया और यह कह के फैलाया कि ये वीडियो हाल के दिनों का है। उन सभी 5 जो अकाउंट हैं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में आईपीसी 505 सबसेक्शन 2 और आईटी एक्ट 66D के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में जो भी आग लगाने की साजिश या कोशिश करेगा उसका हाल क्या होगा, ये तस्वीरों में आपने देख लिया। सब पर पुलिस ने एक्शन लिया। अगली बड़ी खबर है, सर तन से जुदा गैंग ने एक और मासूम की जान ले ली है, एक और बेगुनाह की जान ले ली है। ये पागलपन कब जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। ये वो बच्चा है जिसका नाम है निशांक। निशांक की उम्र सिर्फ 20 साल है। कहा यह जा रहा है कि निशांक को भी गला काट गैंग ने निशाना बनाया है। निशांक का शव बरामद हुआ है रेलवे ट्रैक से। अगली तस्वीर दिखाइए, ये वो रेलवे ट्रैक की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां से निशांक की बॉडी रिकवर की है पुलिस ने। और कैसे पता चला कि निशांक सर तन से जुदा गैंग का निशाने पर आया है, अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद निशांक की बॉडी को अस्पताल ले जाया गया मॉर्चरी में। ये आप देख रहे हैं उनका पार्थिव शरीर, जिसके बाद पोस्टमार्टम हुआ निशांक का। सर तन से जुदा गैंग का शिकार हो गए क्या निशांक, ये कैसे पता चला, अगली तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं इसे जरा फुल स्क्रीन लीजिए। ये निशांक के पिता पर फोटो आई
उनके मोबाइल पर आई, जिसमें क्या लिखा है, निशांक का फोटो है उसमें, उसके हाथ में एक झंडा है भगवा, और इस इंस्टा की तस्वीरें आई, ऊपर उसकी फोटो पर क्रॉस लगा था और लिखा था गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। यह लिखा था। सोचिए, जिस बच्चे की मौत हो गई उसके पिता के मोबाइल पर यह तस्वीर इंस्टा पर आई, लिखा है सारे हिंदू कायर देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। ये पिता के मोबाइल पर आया जिसने अपने मासूम और बेगुनाह को खो दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंस्टा से आया, ये इंस्टा से आया, और किसके इंस्टा से? निशांक के इंस्टा से। यानी निशांक का फोन आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा था? उसके बाद पिता के मोबाइल पर मैसेज आए। ये है वो मैसेज जो पिता के फोन पर आए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पिता के फोन पर टेक्स्ट मैसेज आया। अब देखिए टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा हुआ है। निशांक की मौत के बाद यह मैसेज आया, 24 जुलाई का मैसेज। लिखा हुआ है, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा। नीचे लिखा है, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। वही बात लिखी है, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। ये सोचिए, उस पिता के फोन पर मैसेज आया है, टेक्स्ट मैसेज, जिसने अपनी औलाद को खो दिया है। पिता को पहले बताया गया कि बेटे ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब यह मैसेज आया तो हकीकत खुलकर सामने आई। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे हुई निशांक की मौत। यह मौत हत्या है या आत्महत्या है, पुलिस इस पहेली को सुलझा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भोपाल के बीटेक स्टूडेंट, निशांक बीटेक कर रहा था, बीटेक स्टूडेंट का शव मिला रायसेन के बरखेड़ी इलाके के रेलवे ट्रैक पर मिला शव। यानी भोपाल का रहने वाला था, दूसरा जिला रायसेन, और रायसेन के रेलवे ट्रैक पर इसका शव मिला। निशांक ने कहा था बहन से मिलने जा रहा हूं, लेकिन परिवार ने भोपाल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद निशांक की इंस्टाग्राम आईडी से बाकायदा एक पोस्ट भेजा गया, जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया। पोस्ट में लिखा है, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। दोस्तों और पिता को यह बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा गया। परिवार ने धमकी वाले स्क्रीनशॉट पुलिस को दिखाए हैं। बाकायदा स्क्रीनशॉट मिलने के बाद पुलिस अब तफ्तीश में और जांच में जुटी है। धमकी वाले स्क्रीनशॉट से मौत की गुत्थी और उलझ गई। क्या कट्टर गैंग का शिकार हुआ है निशांक? बड़ा सवाल यह है। निशांक के नाम से एक धार्मिक पोस्ट भी बाकायदा वायरल की जा रही है, और उस पोस्ट, वो फेक भी हो सकती है पोस्ट, लेकिन ऐसी एक पोस्ट वायरल हो रही है। आइए, लेकिन परिवार वालों का बुरा हाल है। निशांक के पिता, सोचिए, एक पिता के लिए बेटा बड़ा सहारा होता है। ये निशांक के पिता हैं, जो पिता अब जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिता को पहले बताया गया था कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है, वजह भी बता दी गई। लेकिन अब ये जो मैसेज आया है, ये पिता को और झकझोर देने वाला मैसेज है। निशांक के बारे में आपको बताता हूं कि निशांक मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा का रहने वाला था। निशांक भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज से बीटेक कर रहा था। निशांक शेयर बाजार में भी निवेश करता था, खुद को सॉफ्टवेयर डेवलपर बताता था। फेसबुक प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर डेवलपर बाकायदा लिखा हुआ है। निशांक को गाड़ी चलाने का भी बहुत शौक था, और पिता ने गाड़ी रखवा दी थी, इसलिए बेटे की हिफाजत और सुरक्षा की वजह से शौक पूरा करने के लिए किराए पर गाड़ी ले लेता था निशांक। रविवार को भी निशांक किराए की स्कूटी से दरअसल जा रहा था, और निशांक के चाचा बजरंग दल के नेता हैं। ये एक तार जो पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है इन्वेस्टिगेशन के जरिए। क्या इस वजह से तो निशांक को टारगेट नहीं किया गया? सिवनी में विभाग सह मंत्री हैं निशांक के चाचा। आइए अब सुनिए जरा निशांक के पिता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने, तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तू उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया, क्या मैसेज? जो मैंने आपको बताया था, क्या वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। मेरा बेटा इतना बिंदास था, वो बड़े खुले उसका था, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता है। उसमें जांच हो और उसमें मतलब सही स्थिति होना चाहिए, क्योंकि वो जो है आत्महत्या जैसी चीज़ तो वो नहीं कर सकता। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं निशांक की आखिरी तस्वीर।
आखिरी बार निशांक कब और कहां देखा गया था वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसकी स्कूटी यानी मौत से ठीक पहले, ये देखिए जरा तस्वीर, ये सीसीटीवी की तस्वीर आप देख रहे हैं। निशांक रेड लाइट पर खड़ा हुआ है और फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए तो साफ दिखाई देगी। देख रहे हैं आप, स्कूटी पर निशांक है। ये रेड एरो के जरिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, निशांक आपको नजर आ रहा है और ये उसकी स्कूटी है। जिस वक्त वो रेड लाइट को क्रॉस कर रहा था, ये उसकी आखिरी तस्वीर है। उसके बाद से वो जिंदा वापस नहीं लौटा। आइए, पुलिस अब हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही, क्योंकि पुलिस अब तक कह रही थी उसने आत्महत्या की है। अब इसमें ये मैसेज आने के बाद जरा वो तस्वीरें देखिए। निशांक की आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आखिरी शॉट देख रहे हैं निशांक का आप, जिस वक्त वो गुजरा है रेड लाइट से। पिता को ये तस्वीरें दिखाई गई हैं, पिता पहचाने, उन्हीं का बेटा है, लेकिन निशांक उसके बाद वापस नहीं आया। भोपाल में रहता था, कैसे रायसेन पहुंच गया ये पिता को भी अब तक नहीं पता है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एडीसीपी भोपाल के सचिन अतुलकर क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। पुलिस को, भोपाल नगरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मृतक है वो मिसिंग है और उसके कुछ समय बाद शाम को देर रात्रि ये जानकारी मिली कि उसका शव रायसेन जिला की सीमा में एक रेलवे ट्रैक के पास में मिला है। पुलिस द्वारा जो है उसमें संबंधित पुलिस को भी सूचना दी गई और उसकी प्रारंभिक कार्रवाई जो है शव की वो की जा रही हैं। इसमें जो पीएम किया जा रहा है, प्राइमा फेसी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार मृत्यु हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ये क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। पुलिस द्वारा इसमें जो अन्य एंगल हैं, उसमें जो स्क्रीनशॉट मिला है स्टेटस का, उसके संबंध में भी जो है जानकारी प्राप्त की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर सीधे सदन से। कांग्रेस सांसदों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे थे, सदन चलने नहीं दे रहे थे, आज बाहर कर दिए गए। बड़ा एक्शन हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। 4 वो सांसद जो निकाले गए हैं, अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। 4 सांसद हटाए गए हैं, वो तस्वीर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आइए, महंगी पड़ी कैसे सस्ती सियासत, कौन कौन से वो सांसद हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया और क्यों दिखाया गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जरा, सदन में हुआ क्या। सदन में हंगामे की वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया है। सांसदों पर स्पीकर ओम बिरला का सख्त एक्शन हुआ। मना करने के बावजूद ये सांसद दरअसल हंगामा कर रहे थे और कांग्रेस के 4 सांसद वेल में पोस्टर लहरा रहे थे। उस वक्त 4 सांसद महंगाई के मुद्दे पर तुरंत बहस चाहते थे, लेकिन नहीं हुई, जबकि स्पीकर ने बहस के लिए 3 बजे का समय दिया हुआ था कि 3 बजे बहस होगी। सांसद तुरंत बहस की मांग पर अड़ गए, पोस्टर लहराते रहे। उसके बावजूद स्पीकर के बार बार चेतावनी देने पर भी उन्होंने अनसुना कर दिया। स्पीकर की आखिरी चेतावनी को भी अनसुना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कांग्रेस सांसदों के इस बर्ताव पर एक्शन हुआ और सस्पेंशन हुआ। सरकारी पक्ष ने सांसदों पर सख्त एक्शन की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने 4 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। ये जो आगे 4 सांसद आप देख रहे हैं, इन 4 को सस्पेंड कर दिया गया। 4 सांसदों का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है। नियम 374 के तहत सांसदों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है और जिसमें स्पीकर की बात न मानने पर बाधा डालने का भी जिक्र शामिल है। इस कार्रवाई के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब देखिए कौन कौन से सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया है। मणिक्कम टैगोर कांग्रेस के सांसद हैं, तमिलनाडु के विरुधुनगर से आते हैं। विरुधुनगर से दोबारा ये सांसद बने हैं, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पहली बार 2009 में ये चुने गए थे। मणिक्कम 2020 में विवादों में भी थे, तब एक मंत्री से बदसलूकी के आरोप इनके ऊपर लगे थे। अगली है तमिलनाडु से, करूर से सांसद हैं ज्योतिमणि। ज्योतिमणि को भी सस्पेंड किया गया है। ज्योतिमणि पहली बार सांसद चुनी गई हैं। राम्या हरिदास केरल के अलाथुर से सांसद हैं, जिन्हें सस्पेंड किया गया। केरल से इकलौती महिला सांसद हैं। केरल से अब तक चुनी गई 9वीं महिला सांसद हैं राम्या। केरल से अब तक चुनी गई दूसरी महिला, दलित महिला भी है राम्या।
अगले हैं टीएन प्रतापन, केरल के त्रिशूर से सांसद है टीएन प्रतापन। सांसद बनने से पहले 2 बार ये विधायक रह चुके हैं और अब सदन से पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिए गए हैं। आइए अब इनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, कौन से वो सांसद हैं जिन्हें सदन से बाहर किया गया है। अब वो तस्वीर दीजिए प्लीज, इसे हटाइए, तस्वीर हटाइए। आइए अगली तस्वीर आपको, आप सुनिए जरा सांसद क्या कह रहे हैं जिन्हें हटाया गया। ये बीजेपी की सरकार डर गई है महंगाई के मुद्दे पे चर्चा नहीं करानी। हम पिछले 4-5 दिन से ये महंगाई के पे चर्चा करवाने का जोर दे रहे हैं, उस पर ना करवा के जो सांसदों को सस्पेंड किया गया। आइए तो पार्लियामेंट में जो हंगामा हो रहा था पिछले कई दिनों से, ये हंगामे की तस्वीरें, एम्बियंस दे दीजिए, अगर हंगामा हो रहा है तो एम्बियंस भी दर्शकों को सुनाइए। सरकार उस विषय, ये आप सुन रहे हैं हंगामे की तस्वीर। लेकिन माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन के अंदर तख्तियां लाना और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे खर्च जो है आपकी जेब से जाया हो रहा है, यानी आपकी जो कमाई का पैसा है वो पानी की तरह सांसद बहा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे हर रोज पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में आपका पैसा पानी की तरह बह रहा है। 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए, यानी पार्लियामेंट 1 मिनट नहीं चल रही है तो 2.5 लाख रुपए पानी पानी हो रहा है। हर घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए आता है, 1.5 करोड़ रुपए। एक दिन 7 से 8 घंटे तक सत्र चलता है, एक दिन में 7 से 8 घंटे तक सत्र चलता है और 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़। आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा पानी की तरह बहाया गया। एक दिन का खर्च करीब 11 से 12 करोड़ रुपए, एक हफ्ते का खर्च करीब 80 करोड़ रुपए है और औसतन एक दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे काम होता है, 1 से 2 घंटे, बाकी समय हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। हर दिन करीब 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले मॉनसून सत्र में सिर्फ 18 घंटे कार्रवाई चली है, 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे की कार्रवाई हुई थी। पिछले मॉनसून सत्र में 133 करोड़ का नुकसान हुआ है अब तक। 2016 के शीतकालीन सत्र में 92 घंटे हंगामा हुआ था। 2016 के शीतकालीन सत्र में 144 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब ये सब आपका पैसा है जिसे सांसद कैसे पानी पानी कर देते हैं। जरा सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है इस पर और बीजेपी क्या कह रही है। कि बड़े दुख की बात है, हमारे वहाँ कभी भी पार्लियामेंट में जब भी कोई पब्लिक इश्यू के लिए अपोजिशन कुछ और चाहता है, रूलिंग पार्टी कुछ और चाहती है, तो अपोजिशन के पास बहुमत नहीं होता है। वो अपनी बात, लोगों के हित की बात, जैसे कि महंगाई सबसे बड़ा इश्यू है, उसकी चर्चा हम जिस सेक्शन के तहत, जिस रूल की तहत चाहते हैं, उसमें पूरी बहस का मौका होता है, सभी काम रोक के उसकी बहस होती है। पर ये जिस तरह से कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि बिना ऑपोजिशन को, क्या ऑपोजिशन को आप सस्पेंड करके मनमानी कर रहे हो? क्या आप वही तरह जैसे हिटलर करता था कि मेरी ही आवाज़ चलेगी, विरोधी आवाज़ नहीं चलेगी, तो ये लोकतंत्र नहीं है। अपोजिशन, स्पेशली कांग्रेस एंड फ्यू अपोजिशन पार्टीज, वो चर्चा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैट वगैरह जो हमने प्रभावी स्टेप हमने जो लिया है, उन्होंने नहीं लिया। हमने एक्साइज कम किया है, बहुत स्टेप्स लिए हैं, वो चर्चा में आएगा। तो वी आर वेरी वेरी ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटेज, इसलिए हम चर्चा के लिए तैयार है। कई अपोजिशन रूल स्टेट्स अभी तक अपने वैट वगैरह जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने कम नहीं किया है, घटाया नहीं है, वो चर्चा से भागना चाहते हैं। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं, आपको चर्चा चाहते हैं तो, आप सरकार से उत्तर चाहते हैं तो हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, देश को नई राष्ट्रपति मिली द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में। आज उन्होंने शपथ ली है। आज बहुत बड़ा दिन देश के लिए भी, उनके लिए भी, समाज के लिए भी, भारतीय लोकतंत्र के लिए भी। मैं द्रौपदी मुर्मू शपथ लेती हूं। पहली तस्वीर दीजिए। ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। ये उनकी शपथ की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए।
उसके बाद जो परंपरा है वो मैं दिखाऊं। ये देखिए, कुर्सी बदली गई। राष्ट्रपति कोविंद जिस कुर्सी पे बैठे थे उस पर द्रौपदी मुर्मू जी आई और कोविंद जी मुर्मू जी की कुर्सी पे आए। ये जो चेंज ऑफ चेयर था, जिसे आप कहेंगे जो सीटिंग अरेंजमेंट था, वो चेंज हुआ। ये परंपरा में शामिल है। कोविंद जी ने अपनी कुर्सी द्रौपदी मुर्मू जी को ऑफिशियली सौंप दी। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये राष्ट्रपति का काफिला जो सीधे उसके बाद शपथ के बाद संसद भवन से, ये देखिए, रायसीना हिल्स से होते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा है। उनके बॉडीगार्ड्स के साथ वो पहुंची राष्ट्रपति भवन के अंदर, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद देखिए, रामनाथ कोविंद जो पहले इस राष्ट्रपति भवन में थे, वो द्रौपदी मुर्मू जी को अंदर लेकर आए। ये परंपरा है और बहुत सलीके के साथ किस तरह से जो पूर्व राष्ट्रपति अब रामनाथ कोविंद साहब हैं, जो यहां से चले गए और अब द्रौपदी मुर्मू जी यहां आई, उसे किस तरह से जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है कि जब कोई जा रहा है तो उसे किस तरह से उसकी विदाई होती है, वो भी साफ झलक नजर आई। ये देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी यहां बैठी हैं, कोविंद जी सामने बैठे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। ये तस्वीरें आप दिखाइए जरा फुल स्क्रीन। And now the inspection of the Guard of Honor. And now the और आइए मैं आपको बताता हूं वो बातें जो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, कुछ बातें तो 2 बार मैं आपको बता चुका हूं, अब वो बताने जा रहा हूं जो आप नहीं जानते। शिव भक्त हैं नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं, द्रौपदी मुर्मू जी भी शिव की भक्त हैं। सावन के दूसरे सोमवार को शपथ ग्रहण हुआ था। सावन के पहले सोमवार को वोटिंग हुई। यह भी इत्तेफाकन आप कहेंगे। सुबह 3:30 बजे, हर रोज सुबह 3:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जग जाती हैं, उठ जाती हैं। शुरू में उनका नाम पुत्तू रखा गया था और स्कूल के मास्टर ने उसके बाद उनका नाम बदल दिया। पखाल और सजना का साग मुर्मू जी को सबसे ज्यादा पसंद है। पखाल का मतलब होता है पानी का भात, वो उनकी फेवरेट डिशेस में। सजना का मतलब होता है सहजन का साग, ये भी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। इसे मुनगा का साग भी कहा जाता है। कभी भी अपनी पूजा वो मिस नहीं करती हैं। 2013 में द्रौपदी जी के बड़े बेटे की मौत हो गई थी और बेटे की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद मुर्मू जी ने अध्यात्म का सहारा लिया और भगवान निरंकार शिव की पूजा करने लगी। द्रौपदी जी के शिव साकार नहीं बल्कि निरंकार है। ट्रांसलाइट की रोशनी में वो शिव की आराधना करती हैं और ट्रांसलाइट शिव बाबा की पुस्तिका साथ रखती हैं अपने हमेशा। मुर्मू जी ने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था बहुत पहले। ये उनके बारे में जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब जरा सुनिए, आज उन्होंने राष्ट्र के नाम जब संबोधित किया लोगों को, सांसदों और विधायकों को, तो क्या कुछ कहा। हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन से पहुंची
राष्ट्रपति भवन। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रामनाथ कोविंद देखिए जब लेकर पहुंचे उन्हें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो इस राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे पिछले 5 साल से, उनका कार्यकाल पूरा हुआ और उसके बाद खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर वो पहुंचे हैं। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें हैं। अब इसी नए भवन में, इसी नए महल में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आइए इनके महल के बारे में आपको बताते हैं, इसकी खासियत क्या है। इसमें 340 कमरे हैं। क्या सभी कमरों में राष्ट्रपति रह सकती हैं? देखिए जरा। तो इंडिया गेट से सीधी सड़क रायसीना हिल की ओर जाती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही सड़क है, जो सीधी सड़क जिस रास्ते द्रौपदी मुर्मू जी को ले जाया गया। राष्ट्रपति भवन के गलियारे की भव्यता देखते ही बनती है ये पूरी इमारत, जिसमें अब वो रहेंगी, अपनी बेशुमार खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ये भवन सिर्फ इमारत ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के गणतंत्र का गवाह भी है। इसके चारों तरफ हरियाली और खूबसूरती सबका ध्यान खींचती है। राष्ट्रपति भवन में एक हॉल है और इसका नाम इटली के, आपको बताऊं, क्यूरनल पैलेस के बाद दूसरा बड़ा पैलेस है ये। और राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। ये जो आप राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं इसके अंदर 340 कमरे हैं, लेकिन राष्ट्रपति सभी कमरों में नहीं रहते। बैंक्वेट हॉल में एक साथ 104 लोग बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में 750 कर्मचारी काम करते हैं और जिनमें से 245 राष्ट्रपति के सचिवालय में कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन में एक हॉल है जिसका नाम दरबार हॉल रखा गया है और इसे तरह तरह के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। इस हॉल में 2 टन का एक झूमर लगा हुआ है और इसी दरबार हॉल में 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। इसी हॉल में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी शपथ ली थी और इसके बाद इसी हॉल में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने अपने पद की शपथ ली थी। दरबार हॉल के ठीक बगल में जो इस राष्ट्रपति भवन का हिस्सा है, अशोका हॉल है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त में यह शाही डांस हॉल हुआ करता था। इसकी दीवारें और छत की खूबसूरती देखते ही बनती थी। हॉल की एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। अब राष्ट्रपति इसी कक्ष में आधिकारिक बैठकें किया करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अशोका के बाद इसके ठीक आगे बढ़ते हैं और बैंक्वेट हॉल आता है। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में कई फीट लंबी डाइनिंग टेबल है। डिग्निटरीज जो बाहर विदेशों से आएंगे द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने, तो इसी जगह पर वो बैठेंगे, इसी बैंक्वेट हॉल में। यहां 104 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं और खास बात यह है कि इस हॉल में बाईं ओर एक खास तरह की लाइट लगी है जो यहां मौजूद बटलर को सिग्नल देता है कि खाना कब सर्व करना है, कब प्लेटें हटानी है और लगानी भी है। यही नहीं, जब एक साथ कई लोग यहां खाना खाते हैं तो कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी, ये जानने के लिए हर शाकाहारी के सामने एक गुलाब रखा होता है। राष्ट्रपति भवन में खाना बनाने वाले की खास ट्रेनिंग भी होती है। हॉल के बाद अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मुगल गार्डन की। ये मुगल गार्डन अब द्रौपदी मुर्मू जी का गार्डन है। 15 एकड़ में फैले इस गार्डन में दुनिया भर के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फरवरी से मार्च तक आम लोगों के लिए खुलता भी है। अब आइए आपको बताते हैं कब और कैसे तैयार हुआ राष्ट्रपति का ये आलीशान महल। दरअसल 1911 में, ग्राफिक्स है अगर तो मुझे बताइए, 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला लिया। तब वो दिल्ली में ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो एक मिसाल बने। अंग्रेजों ने इसके लिए दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों को चुना और यहां उन्होंने वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया। तो देखिए कैसे ये इमारत बनी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस इमारत का निर्माण किसने करवाया, कैसे बनी, कब बनी और कितना खर्च आया इसके बनने में। तो मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसे बनाया है। ये भव्य जो राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, लुटियंस ने हार्वर्ड बेकर को इसका बाकायदा नक्शा बनाकर भेजा था। 1911 और 1916 के बीच 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया और वायसराय के लिए महल बनाने की योजना थी। यानी अंग्रेजों के लिए जो यहां वायसराय थे उनके लिए यह महल बनना था। 4 साल में बनना था यह महल, लेकिन इसको बनने में वक्त लगा 17 साल। 17 साल लग गए इसे बनने में।
1912 से 1929 तक इसका निर्माण चला और 70 करोड़ ईंट, जी हां 70 करोड़ ईंट, 30 लाख पत्थर का इस्तेमाल हुआ है इसे बनने में। 29,000 से ज्यादा कारीगर लगाए गए थे इस इमारत को निर्माण में 1 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्च आया था इसको बनाने में राष्ट्रपति भवन को। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन क्या राष्ट्रपति इन 340 कमरों में रहेंगी? इससे पुराने जो राष्ट्रपति हैं, क्या वो इन 340 कमरों में रहे हैं? जब आजादी का आंदोलन तेज हुआ और अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो इसी इमारत में आजादी की इबारत लिखी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ही वायसराय हाउस भी नए युग में पहुंच गया। आजादी के बाद 2 साल तक ये इमारत गवर्नमेंट हाउस के नाम से जानी जाती रही और आजादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रहने के लिए यही महलनुमा इमारत मिली। वो इसकी भव्यता और शान शौकत से बहुत परेशान हो गए और राजगोपालाचारी साहब ने कुछ दिन बाद ही यहां से जाने का मन बना लिया। उन्होंने कहा मैं इतने बड़े महल में नहीं रह सकता, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से रहना तो यही था, इसलिए कहीं और जाना मुमकिन भी नहीं था। तब वो इसमें रहने की बजाय जो गेस्ट रूम था वो गेस्ट रूम में जाकर रहने लगे, जिसमें सिर्फ बताया जाता है 6 कमरे हैं। तो अमूमन राष्ट्रपति जो यहां आते हैं उसके बाद से इन 6 कमरों वाले गेस्ट रूम में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। 1950 में गवर्नमेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन बदल दिया गया और राजेंद्र प्रसाद यहां रहने आए, लेकिन वो भी राष्ट्रपति भवन की शान शौकत को अपना नहीं पाए। उन्होंने भी राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए गेस्ट रूम में रहने का फैसला लिया और गेस्ट रूम में रहने की परंपरा आज भी कायम है। महल बेशक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, द्रौपदी मुर्मू जी भी इसी गेस्ट रूम में, गेस्ट हाउस में ही रहेंगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति के बाकायदा अंगरक्षक जो आज उन्हें लेकर पहुंचे, अगर वो तस्वीरें हैं तो वो दिखाइए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। राष्ट्रपति के गार्ड्स जो उन्हें आज बाकायदा लेकर पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, ये आप देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं घोड़ों पर सवार ये जो आप देख रहे हैं ये है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। इनकी खासियत क्या है ये मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रपति की बहुत खास सुरक्षा है, उस खास सुरक्षा में उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के समाप्ति के बाद संसद भवन के सेंट्रल हॉल से निकली राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति अंगरक्षकों ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी और राष्ट्रपति भवन का कोई खास कार्यक्रम हो या फिर गणतंत्र दिवस का मौका हो, आपने राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवानों को देखा होगा। रौबदार छवि, गहरे चटक रंग की यूनिफॉर्म और लहलाता हुआ साफा पहने ये जो गार्ड्स हैं हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। जिस तरह से क्रमबद्ध होकर ये चलते हैं, इन गार्ड्स की काया ही इनका इतिहास और ज्यादा रोचक है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स भारतीय सेना की सबसे सीनियर घुड़सवार रेजिमेंट है। ये इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी यूनिट है जिसका मुख्य काम भारत के राष्ट्रपति पद पर काबिज व्यक्ति की सुरक्षा करना है। इसमें शामिल जवान अच्छी कदकाठी वाले होते हैं। ये राष्ट्रपति के साथ साए की तरह भी रहते हैं। इसी रेजिमेंट में सेना की कई टुकड़ियों से जवानों को लिया जाता है। मौजूदा समय में इस टुकड़ी में शामिल सभी जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। किसी नए जवान का इस यूनिट का हिस्सा बनना आसान नहीं है। इन्हें 2 सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद प्रेसिडेंट गार्ड का हिस्सा बनाया जाता है और प्रेसिडेंट गार्ड के जवानों की खासियत यह है कि इनके मजबूत घोड़े इनकी खासियत है। इसमें जर्मनी के खास ब्रीड के घोड़े भी शामिल होते हैं। खास बात यह है कि ऊंचे कद के इन घोड़ों का वजन करीब 450 से 500 किलो होता है। ये घोड़े 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। भारतीय सेना में केवल इन्हीं घोड़ों के बाल लंबे रखे जाते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि इस रेजिमेंट के साथ एक खास इतिहास जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। 250 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में इसकी शुरुआत हुई थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन ने इसका गठन किया था। इन बॉडीगार्ड्स का वॉरेन ने अपनी सुरक्षा के लिए 50 घुड़सवारों को चुना था, खास 50 घुड़सवारों को। उस वक्त वाराणसी के नरेश राजा चैत सिंह हुआ करते थे और राजा चैत सिंह ने वॉरेन को 50 घुड़सवार दिए थे। इस यूनिट के पहले कमांडर कैप्टन स्विनी टून थे और उसके बाद यह परंपरा आगे अभी भी जारी है। अब ये देश के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स होते हैं।
आइए अब मैं आपको बताता हूं राष्ट्रपति की जो खास सुरक्षा है वो क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस खास सुरक्षा में बॉडीगार्ड्स आपने देख लिए, लेकिन किस तरह से खास सुरक्षा होती है उनकी देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति देश का कमांडर इन चीफ होता है और राष्ट्रपति की सुरक्षा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी पीबीजी करती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं ये बहुत ही खास बॉडीगार्ड, अंग्रेजों की बनाई यूनिट है ये जो सुरक्षा करती है। तब के गवर्नर जनरल ने इसका गठन किया था उस दरमियान, और पहली बॉडीगार्ड यूनिट 1773 में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बतौर पैदल सेना भर्ती किया था इन्हें। मुगल हाउस से 50 सैनिकों को चुना गया था। जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। आज भी ये रेजिमेंट सुरक्षा करती है इनकी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में जवानों की लंबाई सबसे अहम होती है। लंबाई 6 फीट नहीं तो राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम में जगह नहीं मिलती है। स्वतंत्रता से पहले योग्यता 6 फीट 3 इंच हुआ करती थी, जिसे कम किया गया। राष्ट्रपति की सुरक्षा में यूनिट में ऑफिसर्स होते हैं और 11 जेसीओ और 161 जवान भी इस यूनिट का हिस्सा होते हैं। घुड़सवार सेना भी राष्ट्रपति की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहती है। दुनिया की इकलौती घुड़सवार सेना है। 1953 में 61 कैवलरी इस सेना की स्थापना की गई थी। ये यूनिट राष्ट्रपति भवन में ही रहती है और ये खासियत है इसकी। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट एक खास तरह की बग्घी में भी चलते हैं। वो बग्घी कौन सी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस बग्घी के लिए बाकायदा टॉस हुआ था भारत और पाकिस्तान में कि बग्घी ले कौन जाएगा। ये है वो बग्घी जिसमें रामनाथ कोविंद भी बैठे हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी इस बग्घी में बैठे हैं और ये एपीजे अब्दुल कलाम को भी आप देख रहे हैं। ये सभी इस बग्घी में बैठे हुए हैं। लेकिन इस बग्घी की खासियत बहुत दिलचस्प है। जब आजादी हुई 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान में इस बग्घी को लेकर लड़ाई हुई। वो लड़ाई क्या थी ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं वो बग्घी 1947 में सुर्खियों में आई थी राष्ट्रपति की ये बग्घी। भारत पाकिस्तान के बीच इस पर जबरदस्त विवाद हुआ कि आखिर बग्घी कौन ले जाएगा। भारत और पाक दोनों इस पर दावा ठोक रहे थे कि बग्घी तो हमारी है। इस विवाद का निपटारा टॉस करके हुआ, जैसे मैचेस में होता है। तो सिक्का उछाला गया, टॉस हुआ, टॉस में भारत को जीत मिली और बग्घी भारत के पास ही रही। उसके बाद राष्ट्रपति की इस ऐतिहासिक बग्घी पर सोने की एक परत भी लगी हुई है और ब्रिटिश राज में इसी बग्घी का इस्तेमाल वायसराय करते थे। 1950 में भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी पर बैठकर गणतंत्र दिवस परेड में पहुंचे थे। शुरुआती दिनों में राष्ट्रपति इसी बग्घी पर बैठकर समारोह में जाया करते थे और राष्ट्रपति भवन के आसपास भी इसी बग्घी पर सवारी करते थे। लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से बग्घी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। 2014 में प्रणब मुखर्जी ने इसका फिर से इस्तेमाल शुरू कर दिया था। प्रणब मुखर्जी बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम में इसी बग्घी से जाया करते थे। आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को जो बग्घी में बैठी हैं, संभव है अब वो आपको इस बग्घी में सवार नजर आएंगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नजदीकी, उनके करीबी, उनके दोस्त क्या कह रहे हैं उनके राष्ट्रपति चुने जाने पर। सुनिए जरा। कब से जानती हैं आप उनको? कौन सी क्लास से आप उनकी फ्रेंड है? 8 से 11। पहले तो स्कूल में एक साथ, उसके बाद कॉलेज में थोड़ा अलग अलग है ये, लेकिन क्लास 8 से क्लास 11, तब तो 11 था ना, अभी 10th है। तब से अभी भी हम टच में है। अभी भी जाना आना करते हैं। हम गए थे रांची भी गए थे 2 बार और अभी मतलब फ़ोन पे तो बातें होते रहती है। हाँ मैम आपसे तो उनकी मित्र को सुन रहे थे, उनकी क्लासमेट थी, उन्हें आप सुन रहे थे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।